आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमें इस पैटर्न का अध्ययन करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे दिए हुए नंबर का पता करना है। सो फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित प्रश्न है जिसमें हमें एक टेबल में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और एक जो नंबर है उसकी जगह क्वेश्चन मार्क है। तो हमें इस क्वेश्चन मार्क पे इन नंबर्स के आपस के रिलेशन को स्टडी करके इस क्वेश्चन मार्क का पे जो नंबर आएगा वो पता करना है। तो अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि जो चौथे नंबर की रो है उस पे जो नंबर हैं वो बाकी के 3 नंबर जो हैं उनसे तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। जैसे कि पहले वाले में 11, फिर 5, फिर 3 है और उसके बाद सीधे 361, तो ये काफ़ी बड़ा है। सिमिलरली 17, 3, 7 और उसके बाद 729। सो जब भी इस तरीके का पैटर्न हो कि एक नंबर बाकी के दिए हुए नंबर में से काफ़ी बड़ा या काफ़ी छोटा हो, तो हमें स्क्वायर, क्यूब या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला प्रिंसिपल लगाना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रिक लगाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक लगाते हैं तो हम देखते हैं 11 इंटू 5 इज़ 55 और 55 इंटू 3 इज़ 165। सो 165 यहाँ पे नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रिक तो काम कर नहीं रहा है। अब अगर हम स्क्वायर या क्यूब वाला ट्रिक लगाएं तो हम देखते हैं कि अगर 11 प्लस 5 इज 16 एंड 16 प्लस 3 इज 19, अगर 19 का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास 361 आता है, ये हम जानते हैं। देखते हैं दूसरे कॉलम में भी यही लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या। तो 17 प्लस 2 20 और 20 प्लस 7 इज 27। तो 27 का स्क्वायर हम सब जानते हैं, 27 का स्क्वायर होता है 729। हाँ, तो ये स्क्वायर वाला प्रिंसिपल इसमें फॉलो हो रहा है। किस तरीके से, जैसे कि पहले कॉलम में 11 प्लस 5 प्लस 3 और इन तीनों का कंबाइंड स्क्वायर जो किया उससे हमें हमारा आंसर मिला। सो 11 प्लस 3 प्लस 9 मतलब 19 का स्क्वायर, और इसके बदले में इसका जो हमें उत्तर मिला वो था 361। सिमिलरली 17 प्लस 3 प्लस 7, इन सभी का जो स्क्वायर होता है वो होता है 27 का स्क्वायर, और 27 का स्क्वायर होता है 729। तो थर्ड कॉलम में भी यही लॉजिक फॉलो होगा, वो होगा 8 प्लस 15 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कितना होगा 1225। अब अगर हम इसे और आगे बढ़ें तो 8 प्लस 15 होता है 23, और 23 प्लस क्वेश्चन मार्क इसका स्क्वायर होता है 1225। और अब अगर हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो हम इस स्क्वायर को सामने वाले साइड में भेज देते हैं। तो 23 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, जब स्क्वायर इस इक्वल टू के साइन के इस तरफ आएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो 1225। अब 23 प्लस 1 प्लस क्वेश्चन मार्क, सो 1225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है 35। सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 35 माइनस 23 मतलब कि 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12। क्वेश्चन मार्क की जगह पे 12 आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित प्रश्न है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाले संख्या को ज्ञात करना है और इन नंबर्स का आपस में रिलेशन जो ये फॉलो कर रहे हैं उसी की हेल्प लेनी है। तो हम देखते हैं कि इस जो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, 4 कॉलम हैं और 3 रो हैं। तो अब अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली सॉल्व करने की कोशिश करें
तो हम यहाँ से देखते हैं 2 + 4 इधर आया तो ये होता है 6, और अगर इधर भी मैं 2 + 4 कर दूं तो ये होता है 6। मतलब कि इन दो नंबर्स का एडिशन और इन दो नंबर का एडिशन, इनसे जो रिजल्ट मिल रहा है वो सेम है। देखते हैं यही लॉजिक क्या हमारी सेकेंड रो में फॉलो हो रहा है। सो 5 + 5 = 10, और यहाँ पे 7 + 3 = 10। सो ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। प्रत्येक रो में शुरू के दो अंकों का जो योग है, बाकी के दो अंकों का योग उसके बराबर है। सो 8 + 6 = 14। सो यहाँ पे दिया हुआ है 4 में हम क्या ऐड करें जिससे कि 14 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 4 में अगर हम 10 ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। सो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 10। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए और बी एक काम को क्रमशः 4 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। क्रमशः 4 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? एक ए नाम का व्यक्ति है जो एक निश्चित कार्य को करने के लिए 4 दिन का समय लेता है, और एक बी नाम का व्यक्ति है जो एक निश्चित कार्य को करने के लिए 12 दिन का समय लेता है। अब हमें ये पता करना है कि अगर ये दोनों एक साथ काम करें, ए + बी मिल के काम करें, तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो सकता है। तो अब अगर हम देखें तो ए 4 दिन में काम करता है और बी उसी काम को करने में 12 दिन लेता है। तो हमें सबसे पहले अगर ये ज्ञात हो जाए कि कुल कार्य कितना है, तो हमें ये क्वेश्चन का आंसर पता करने में आसानी होगी। तो इसका सबसे सही तरीका होता है हम इनके जो दिन हैं उनका एलसीएम निकाल लें, तो हमें टोटल वर्क ज्ञात हो जाएगा। तो 4 और 12 का एलसीएम होता है 12। तो टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क = 12 यूनिट। 12 यूनिट काम है। ए को 12 यूनिट कार्य करने में 4 दिन का समय लगता है, तो ए की पर डे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12/4, मतलब 3 यूनिट्स पर डे। ए 3 यूनिट प्रतिदिन कार्य करता है, और इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12/12, मतलब 1 यूनिट पर डे। 1 यूनिट पर डे। अब अगर ए और बी दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो ये एक दिन में कितना काम कर लेंगे? ए 3 यूनिट काम करेगा और बी 1 यूनिट काम करेगा। सो कुल मिला के ये 4 यूनिट कार्य करेंगे। हम जानते हैं कि कुल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 12 यूनिट का। सो 12 डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा कि 3 डेज में ये दोनों मिलके इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द आते हैं जिनमें से एक को दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये शब्द ढूंढिए। यह जो बड़ा वर्ड दिया हुआ है प्रोक्रेस्टिनेट, इसमें से हमको इसके लेटर्स का उपयोग करके इन चारों में से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, ये हमें ढूंढना है। तो इस तरीके के सवाल को हल करने का जो तरीका होता है वो होता है कि हम ये जो बड़ा वर्ड है इसके लेटर्स को मन ही मन में लाउडली बोलेंगे 2 बार। हर एक वर्ड एक 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 करके 2 बार बोलेंगे, जिससे कि ये वर्ड हमारी शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी में स्टोर हो जाए, और फिर उससे हम ऑप्शंस पे उस वर्ड को ढूंढ पाए जो इनमें से नहीं बनाया जा सकता। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट वर्ड है तो इसके लेटर्स है PROCRASTINATE। एक बार फिर, PROCRASTINATE।
ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है P A T T E R N, ये सभी लेटर्स हमने ऊपर वाले वर्ड में पढ़े हैं। नेक्स्ट T R A C T O R, ये सभी वर्ड भी हमने ऊपर वाले, ये सभी लेटर्स भी हमने ऊपर वाले वर्ड में पढ़े हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। P R I N T E D। तो ये देखिए डी हमने कहीं पे भी उसका उच्चारण नहीं किया था जब हमने जोर जोर से ये शब्द बोले थे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 प्रिंटेड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रिंटेड वर्ड को ऊपर वाले दिए गए शब्द के लेटर्स का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें डी कहीं पे भी नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करेंगे। हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला प्रश्न, राशि 8200 को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के पास बी से 500 रुपये अधिक, बी से 500 रुपये अधिक थे और सी के पास ए से 300 रुपये अधिक थे। तो सी का भाग कितना था ये हमें ज्ञात करना है। अब इस तरीके के जब भी शेयर प्रश्न आते हैं जिसमें हमें रेशो या क्वांटिटी से डील करना होता है, परसेंटेज टर्म्स में डील करना होता है, तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में उस पॉइंट को देखना होता है जिसके रिलेशन में दूसरी संख्याओं की बात की जा रही हो। अगर वो पॉइंट हमें मिल जाता है आसानी से तो हमारा सवाल काफ़ी जल्दी हल हो जाएगा। जैसे कि इस सवाल में अगर पहला सेंटेंस आप देखें कि ए के पास बी से 500 रुपये अधिक है, मतलब बी की जो भी वैल्यू है उससे 500 रुपये अधिक ए के पास है। दैट मीन्स ए हमारा बेस है, बी हमारा बेस है। तो बी को अगर हम मान लें कि बी के पास x रुपये हैं, तो ए के पास कितने रुपये हो जाएंगे? ए के पास चूंकि इससे 500 रुपये अधिक है तो ए के पास हो जाएंगे x प्लस 500। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें तो फिर वो बोलता है सी के पास ए से 300 रुपये अधिक है, मतलब सी के पास ए की जो राशि है उससे 300 रुपये अधिक है। हमने देखा कि ए के पास x प्लस 500 राशि है, तो सी के पास x प्लस 500 प्लस 300 ये राशि सी की हो जाती है। तो इस तरीके से हमने तीनों के पास जो अलग अलग राशि है वो ज्ञात कर ली है। आगे हमें प्रश्न में बोला गया है कि ए और इन तीनों के बीच में 8200 रुपये को विभाजित किया गया है। मतलब 8000 मतलब ए प्लस बी प्लस सी के पास जितनी राशि है, ए प्लस बी प्लस सी के पास जितनी राशि है उसका मान है 8200। हमने देखा कि ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है x प्लस 500, बी की वैल्यू है x और सी की वैल्यू है x प्लस 500 प्लस 300, 500 प्लस 300। इन सभी का जो टोटल है योग है वो 8200 है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं x कुल मिला के 3 बार आया है, x प्लस x, तो ये हो जाएगा ये लीनियर इक्वेशन में 3x। दूसरी जो राशियां हैं 500 प्लस 300, तो ये टोटल हो जाएंगी 1300 इज इक्वल टू 8200। सो 3x इज इक्वल टू 8200 माइनस 8200 माइनस 1300, और 13 इसमें से 1300 माइनस किया तो ये हो जाता है 6900 और इज इक्वल टू 3x एंड x इज इक्वल टू 6900 अपॉन, अब ये 3 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3। इसको हल कर लेते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 9
तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 2300। तो x हमने देखा था ये b के पास कितने पैसे थे, x मतलब b के पास 2300 हो गए। और अब सवाल में हमसे पूछा है c का कितना भाग था, तो c के पास थे x प्लस 500 प्लस 300, मतलब 2300 प्लस 500 प्लस 300 मतलब 800 इज इक्वल टू 3100। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो ये नंबर सीरीज का प्रश्न है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। इन दिए हुए नंबर्स का आपस में जो रिलेशन है उस रिलेशन को स्टडी करके। सो अगर हम देखें तो 7 से लेके 10, हमें इस तरीके के सवाल हमेशा सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वह बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन की कोई ट्रिक काम करेगी। अगर ज़्यादा डिफरेंस हो तो स्क्वायर या क्यूब या डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक काम करेगी। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस हमें दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटाव की ट्रिक काम कर सकती है। तो अगर हम 7 से 10 देखें तो यहाँ पे हमें +3 का डिफरेंस दिखता है। 10 से 14 देखें तो यहाँ पे हमें +4 का डिफरेंस दिखता है। 14 से 19 देखें, 14 से 19 देखें तो +5 का डिफरेंस दिखता है। 19 से 25 देखें तो हमें +6 का डिफरेंस दिखता है। इसी तरह अगर इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के नंबर पे स्थान पे जो नंबर आएगा तो वहाँ पे +7 होगा, क्योंकि ये सीरीज एक सिमेट्रिकल पैटर्न फॉलो कर रही है। आप देखिए यहाँ पे +3 का गैप था, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 6 का है, तो यहाँ 7 का गैप आएगा। तो 25 + 7 25 में अगर 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास 32 उत्तर आएगा, 32। तो 32 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, इस नंबर सीरीज के प्रश्न का सही उत्तर 32 होगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। मतलब कि ये जो दो वर्ड हैं इनमें जो रिलेशन है वैसे ही हमको दो वर्ड का एक पेयर देखना है जो ऐसा है इन दोनों का जो रिलेशन है वो फॉलो करते हो। तो अब यहाँ दिया हुआ है इनकरेज और उसके साथ वाला जो वर्ड है वो है रिस्ट्रिक्ट। तो इनकरेज का हिंदी अर्थ होता है हौसला बढ़ाना या प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना या प्रोत्साहित करना। और रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना या अवरुद्ध करना। तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। एनकरेज मतलब आप किसी व्यक्ति को या किसी इंसान की आप इनकरेज करते हैं कोई कार्य करने के लिए, उसे सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करते हैं। और रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोक रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे में परस्पर विरोधी शब्द हैं, मतलब एंटोनिम्स हैं। तो अब देखते हैं कि दिए हुए ऑप्शंस में एंटोनिम्स का पेयर कौन सा है। पहला है गेन और दूसरा है इसका जो पेयर है वो है सक्सेस। तो गेन मतलब प्राप्त करना और सक्सेस मतलब सफलता। तो ये अपोजिट वर्ड नहीं है। दूसरा ऑप्शन है डर्थ। डर्थ मतलब कमी होना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी होना। और सरप्लस, सरप्लस मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता होना। तो ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 3 सीइंग एंड बिलीविंग। सीइंग मतलब देखना, बिलीविंग मतलब विश्वास करना, और हार्ट मतलब दिल, और सोल मतलब आत्मा। तो इस तरीके से दो के अलावा कोई भी एंटोनिम्स का पेयर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है जिसमें से हमें वह विकल्प खोजना है जो अन्य सभी से भिन्न है। अन्य सभी से भिन्न है मतलब ये जो 3 नंबर हैं ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसमें से कोई एक नंबर ऐसा है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पहले स्वयं से इस प्रश्न को या इन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा और उत्तर देखने के लिए वीडियो में कंटिन्यू कीजिएगा।
सो अगर हम ऑप्शंस में गौर करें तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 63, दूसरा है 23, तीसरा है 13 और चौथा है 29। पैटर्न को अगर फॉलो करने की कोशिश करें तो ये 63 किसी का वर्ग नहीं है, ना ही इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है जो एक पूर्ण संख्या हो। 23 भी ऐसा ही है, 13 भी ऐसा ही है और 29 भी ऐसा ही है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की कोशिश करूँ, इसको गुणनखंडों में तोड़ने की, छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ने की कोशिश करूँ तो 63 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 7 या 3 इंटू 3 इंटू 7। सिमिलरली अगर मैं 23 को लिखने की कोशिश करूं तो यह एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो नंबर स्वयं और एक होगा। मतलब यह संख्या को किस तरीके की संख्या है जो या तो खुद से भाज्य होगी जैसे कि 23 से, या फिर एक से भाज्य होगी, तो ये प्राइम नंबर है। ये और किसी नंबर से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। सिमिलरली अगर 13 को देखूं तो 13 भी एक अभाज्य संख्या या ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर स्वयं से या एक से ही विभाजित होता है, इसके गुणनखंड स्वयं मतलब 13 और एक से ही है। और सिमिलरली 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको मैं 29 इंटू 1 लिख सकता हूँ। सो नीचे के ये दिए गए तीनों ऑप्शन है, ये प्राइम नंबर्स ही अभाज्य संख्या है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 को हम अन्य छोटे छोटे गुणनखंडों में बांट सकते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर 1 हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह अन्य तीनों से भिन्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 खिलाड़ी P, Q, R और S एक मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि Q P के पूर्व में, R P के दक्षिण में और S P के उत्तर में है। Q किस दिशा में खड़ा है, ये हमको ज्ञात करना है। सो ये डायरेक्शन वाला सवाल है। हमको इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए भी वही ट्रिक लगानी होती है जो हम रेशो या परसेंटेज के सवाल में लगाते हैं, जो अभी हमने एक पिछले प्रश्न में देखा था। सो हमें इसमें एक कॉमन पॉइंट ढूंढने का प्रयास करना है, ऐसे एक पॉइंट को पकड़ना है जिसके संदर्भ में, जिसके रिलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बात की गई हो। तो अब देखिए पहला सेंटेंस बोलता है Q P के पूर्व में खड़ा हुआ है। Q P के पूर्व में खड़ा हुआ है। हल करने से पहले हम डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं। फिर से हमारा प्लस का साइन आया। हम जानते हैं कि जो ऊपर की तरफ दिशा होती है वो होती है उत्तर दिशा या नॉर्थ, उसके अपोजिट में जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण। राइट हैंड साइड पे पूर्व दिशा होती है पूर्व या ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड पे होती है पश्चिम दिशा। या वेस्ट दिशा। अब हमें सवाल में बोला गया है कि P Q के पूर्व में खड़ा हुआ है, या Q P के पूर्व में खड़ा हुआ है। सो अगर मान लीजिए P यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस स्थान पे P खड़ा हुआ है, तो Q कहाँ खड़ा हुआ है, इसके पूर्व में, मतलब राइट हैंड साइड पे। तो इस जगह पे Q कहीं खड़ा हुआ है। अब अगला जो दिया हुआ है सेंटेंस वो भी P के संदर्भ में, P को कॉमन पॉइंट बना के दिया हुआ है। R P के दक्षिण में है, तो P का दक्षिण कहाँ होगा, इस दिशा में, तो यहाँ पे R है। और फिर अगला जो सेंटेंस है वो बोलता है S P के उत्तर में है, तो यह भी P के संदर्भ में ही बात की हुई है। तो S कहाँ है, S P के उत्तर में, तो S भाई साहब यहीं पे, यहाँ कहीं खड़े हुए हैं। अब पूछा क्या गया है हमसे Q कि किस दिशा में S खड़ा हुआ है। Q यहाँ पे है और S यहाँ पे है। सो Q से S की दिशा कौन सी है, ये हमें ज्ञात करना है। ये वाली दिशा कौन सी है, ये हमें ज्ञात करना है। सो अभी तक हमने देखा कि ये चार दिशा जो स्ट्रेट है, अब इनके बीच की जो दिशाएं होती है, जैसे ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा, ये दिशा हो जाएगी उत्तर, इस तरफ उत्तर है और इस तरफ पूर्व है,
तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से ये जो दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट। इसी तरीके से इसके अपोजिट जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी, ये पूर्व और दक्षिण के बीच में है, तो ये दिशा हो जाएगी साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। और इसी तरीके से ये जो दिशा है ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, तो ये हो जाएगी नॉर्थ, ये हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी साउथ वेस्ट। अब हमसे सवाल में पूछा है क्यों, कि किस दिशा में एस खड़ा है। जो एस की दिशा है वो क्यू के संदर्भ में कौन सी है, तो हमने देखा ये वाली, ये वाली दिशा है जो इसके संदर्भ में है, तो ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा। आई होप ये दिशाओं का चार्ट आपको समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल होते हैं ये। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमान रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो ये श्रृंखला है, अल्फ़ाबेटिकल मिसिंग अल्फ़ाबेट्स हमें प्राप्त करने हैं और जिस उन्हें इन ब्लैंक स्पेसेस पे रखना है, रिक्त स्थानों पे रखना है, जिससे कि ये श्रृंखला पूरी हो सके। इस प्रकार की अल्फ़ाबेटिकल श्रृंखला को हल करने का हमारे पास जो दो सिंपल ट्रिक है जो हम डिस्कस करते हैं। पहली ट्रिक है, ये दोनों ट्रिक एक साथ काम करती है। तो पहला उसका स्टेप है कि हमें ये काउंट करना है कि इस श्रृंखला में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। सो वो आइए शुरू करते हैं, और उसमें हमें ब्लैंक स्पेसेस को भी एक लेटर गिनना है। तो आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इस श्रृंखला में हैं 16। 16 को हम किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं, 4 × 4 या 8 × 2 या 2 × 8। यह 3 संभावनाएं होती है। लेकिन अगर हम देखें तो 8 की श्रृंखला मिलना या 2 की श्रृंखला मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि ये जो श्रृंखला है 4 × 4 मतलब 4 के लेटर में ये श्रृंखला हो। वो हमें आगे बढ़ने पे ही पता चलेगा। दूसरी, इस ट्रिक का जो दूसरा हिस्सा है वो हमें ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कहाँ दिए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स एक दूसरे के पास में बिना किसी स्पेस के कहाँ दिए हुए हैं। तो देखते हैं TMSR, दूसरा ये दिया हुआ है RT, और तीसरा दिया हुआ है TM। अब हमें इनमें आगे बढ़ेंगे जब, तो हमें इनमें देखना है कॉमन वर्ड कौन कौन से हैं। तो कॉमन वर्ड देखेंगे हम, तो यहाँ पे RT, यहाँ पे भी ये T। तो T के पहले कौन सा वर्ड आ रहा था, R। तो इस श्रृंखला में यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, R। अब इसी प्रकार अगर हम देखें तो R के पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, R के पहले आ रहा है S वर्ड। तो S हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब T के बाद कौन सा शब्द आया, T के बाद शब्द आया M, तो M हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार M के पहले कौन सा शब्द आ रहा है, M के पहले शब्द आ रहा है T, तो हम यहाँ पे T लिख देंगे। और T के पहले कौन सा शब्द आया था, R, तो हम यहाँ पे R लिख देंगे। काफ़ी आसानी से श्रृंखला हल हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा R T S M और R। तो R T S M R, तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन नंबर 1 है। सो आप देखेंगे इतनी आसानी से श्रृंखला हल हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।